तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं सामान्य ज्ञान की जो सीरीज़ वनडे एग्ज़ाम्स के लिए करा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आया हूँ। कृपया आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौद्धांतिक, ऑप्शन बी व्यवहासिक, ऑप्शन सी माध्यमिक, ऑप्शन डी योगाचार। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा माध्यमिक, या इसे क्या कहा जाता है, शून्यवाद। माध्यमिक को क्या कहा जाता है, शून्यवाद। तो जो नागार्जुन जो थे वो किस संप्रदाय संबंधित थे, शून्यवाद या माध्यमिक। और इनकी प्रसिद्ध जो एक रचना थी माध्यमिक सारिका, इसी से इसमें सारिका लगा देंगे तो इनकी रचना का नाम हो जाएगा माध्यमिक सारिका। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अणुव्रत का सिद्धांत प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी सनातन धर्म ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा जैन धर्म ने। जो अणुव्रत का सिद्धांत है वो किस संबंधित है, जैन धर्म से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा उदयन। जो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र का वर्तमान में नाम क्या है, पटना, और पाटलिपुत्र का पटना नाम किसने रखा था, शेरशाह सूरी ने रखा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी भगवती सूत्र में, ऑप्शन डी बी और सी दोनों में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बी और सी दोनों में। जो अंगुत्तर निकाय जो क्या है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र है किस कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। तो इन दोनों में क्या दे रखा है, 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अशोक। जो सांची का स्तूप था वो किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप वर्तमान में कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए एरण से, या ऑप्शन बी जूनागढ़ से, ऑप्शन सी सांची से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ऑप्शन नंबर ए एरण से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 10 कुमार चरित्र किसने लिखी? ऑप्शन ए दंडी ने, ऑप्शन बी विशाखदत्त ने, ऑप्शन सी भवभूति ने, या ऑप्शन डी कुमार दास ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दंडी ने। जो 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है, दंडी ने। और विशाखदत्त की जो प्रमुख रचना क्या है, मुद्रा राक्षस। और बात कर लें भवभूति तो इनका क्या है, उत्तर राम चरितम। और बात करें कुमार दास की तो इसके क्या है, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है, जानकी हरणम। तो इनको अच्छे से याद रखें। दंडी की कौन सी है, 10 कुमार चरित्रम, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, भवभूति की उत्तम राम चरितम, और कुमार दास की जानकी हरणम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पंचतंत्र मूल रूप से किसने लिखी है? ऑप्शन ए कालिदास ने, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा ने, ऑप्शन सी भास्कराचार्य ने, या ऑप्शन डी तुलसीदास ने। देखिए मूल रूप से मतलब क्या है कि जो मूल पंचतंत्री किसने लिखी थी। अब क्या है, इसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, तो लेकिन मूल जो पंचतंत्री किसने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसे अच्छे से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा था है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है, ऋतु संहार है, और अग्निमित्र नायक है, और मेघदूत। ये इनकी प्रमुख रचनाएं। और बात करें भास्कराचार्य की तो इनकी एक प्रमुख रचना है लीलावती, जो कि एक गणित से संबंधित है। और तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, कवितावली है। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है तुलसीदास की, ये प्रमुख रचना है, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर। ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी खानवा का युद्ध, या ऑप्शन डी तालीकोटा का युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा तालीकोटा का युद्ध। 1565 में हुआ था। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में।
बात करें पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी में हुआ था, और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था, बिल्कुल। और 1571 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। इसके गुजरात विजय के बाद ही यहाँ पर क्या था? इसने सबसे बड़ा दरवाज़ा बनवाया था, इसे क्या कहते हैं? बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी औरंगजेब। देखिए, इसको समझने से पहले देखते हैं कि मनसबदारी प्रथा जो थी वो अकबर ने सेना को सही ढंग से रखने के लिए शुरू की थी। मनसब का होता है पद अथवा प्रतिष्ठा, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए अकबर के बेटे जहांगीर ने दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो। तो देखो, दो अस्पा क्या होता है? जिसमें घुड़सवार और घोड़ों की संख्या समान होती है, यानी कि वह मनसबदार जिसके पास घुड़सवार और घोड़ों की संख्या समान होती है वह क्या कहलाते हैं? दो अस्पा। और जो सिंह अस्पा होते हैं वो वह मनसबदार होते हैं जिनके पास घोड़ों की संख्या घुड़सवार से दुगनी होती है। तो इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आ जाए मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी तो अकबर, और दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी तो जहांगीर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मुगल काल की दरबारी भाषा थी? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फारसी या ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, फारसी। देखिए, मुगल काल की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, शिशिर कुमार घोष। चलिए देख लेते हैं अन्य ऑप्शन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कौन सा पत्र प्रकाशित किया था? सोम प्रकाश पत्र किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मदन मोहन मालवीय का प्रमुख पत्रिका कौन सी थी? द लीडर। और बात करें मोतीलाल नेहरू की तो इनकी कौन सी थी? इंडिपेंडेंट। तो इसको अच्छे से सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन या ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने ही एक प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी लिखी। और बात कर लें अन्य ऑप्शन की तो अन्य ऑप्शन में दयानंद सरस्वती ने क्या था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। और आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। अगर आत्माराम पांडुरंग का नाम नहीं आएगा तो प्रार्थना समाज से संबंधित कौन थे? महागोविंद रनाड़े, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ऑप्शन ए गैरीवाल्डी को, ऑप्शन बी विवेकानंद को, ऑप्शन सी मैजनी को या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मैजनी को। मैजनी कौन थे? इटली के राष्ट्रपिता कहा जाते थे। इनकी जीवनी पढ़कर ही इनसे प्रेरित हो गए थे और इसलिए इन्हें राजनीतिक गुरु बना लिया था। चलिए देखते हैं। फ्यूज का सिद्धांत है? ऑप्शन ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऑप्शन बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव या ऑप्शन सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या ऑप्शन डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है फ्यूज का सिद्धांत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है, यानी कि सेमीकंडक्टर? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, सिलिकॉन। अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन। और एक और होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम क्या होता है? वो भी एक अर्धचालक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन पर, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित होता है। और बात कर लें हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। और सूर्य पे जो एनर्जी होती है, सूर्य पर रिएक्शन होती है, वो भी किससे वो भी उसमें वहाँ भी क्या होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो देखिए, हाइड्रोजन बम और सूर्य की ऊर्जा बनाने की जो प्रक्रिया है वो भी किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सोडियम को क्या है, मिट्टी के तेल या केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगर इसे खुले में रखेंगे तो ये वायु के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी निकेल या ऑप्शन डी लोहा। तो देखिए वनस्पति तेलों से क्या है, वनस्पति घी बनता है, जिसमें एक इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है। उसका नाम क्या है? निकेल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। निकेल को देखिए क्या है, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या उसे घटा देते हैं। जो रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं वो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, और जो उसको घटा देते हैं वो क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक जो है रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन उससे क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से उसको क्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1 बिलियन जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान क्या होगा? तो देखिए जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। तो यहाँ लाल लिटमस को नीला कर रहे हैं यानी कि क्षार। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। 7 से ज़्यादा। 7 पे क्या होता है? बिलियन उदासीन होता है। 8 पे क्या होगा? क्षारीय होगा। सी मतलब 1 पे क्या होगा? अम्लीय होगा। और डी 6.5 पे क्या होगा? इस पर भी अम्लीय होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 8। यानी कि अब जो 1 बिलियन है जो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, उसका पीएच मान कितना होगा? 8 होगा, और वो कैसा होगा? क्षारीय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या ऑप्शन डी आयोडीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी प्रोटीन या ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। जितने भी एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विटामिन क्या होते हैं? ऑप्शन ए अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी जीवित यौगिक, जीवित जीव, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कार्बनिक यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। जितने विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, या ऑप्शन डी बैंगनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए लाल। लाल प्रकाश जो होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है, और इसकी तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेबी अधिनियम पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1956 में, ऑप्शन बी 1962 में, ऑप्शन सी 1992 में, या ऑप्शन डी 1982 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1992 में। जो सेबी संबंधित अधिनियम था वो 1992 में पारित हुआ था, और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और बात कर ले 1956 की, तो 1956 में क्या होता है? LIC अधिनियम आया था, यानी कि जीवन बीमा निगम का जो अधिनियम था वो कब आया था? 1956 में। और 1982 में क्या हुआ था? 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, जो कि एक कृषि संबंधित बैंक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है? ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी घर्षण जनित बेरोजगारी, या ऑप्शन डी संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। ये बेरोजगारी क्या होती है? स्किल की लैक से, यानी कि स्किल की कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यानी कि लोगों में कौशल की कमी से कौन सी बेरोजगारी होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है, और जो कि विकासशील देशों में अधिकतर पाई जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में। जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि दर, या ऑप्शन डी आय का वितरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आय का वितरण। आय का वितरण जो है वो लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है, यानी यहाँ आय का वितरण आ जाए या आय की विषमता, एक ही बात है। किससे मापते हैं? लॉरेंज वक्र के द्वारा इसे मापा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? ऑप्शन ए गंगा के मैदान, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट या ऑप्शन डी पूर्वी घाट। हॉटस्पॉट का मतलब क्या है? जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में क्या है, पश्चिमी घाट पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और बात कर लें पूर्वी घाट पे जैव विविधता कम है, लेकिन पूर्वी हिमालय पे भी क्या है, एक हॉटस्पॉट है जैव विविधता का। क्या है? हॉटस्पॉट। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट क्या है? जैव विविधता के 2 हॉटस्पॉट। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण से, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी ओजोन क्षरण से या ऑप्शन डी आर्द्र भूमि संरक्षण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जलवायु परिवर्तन से। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किस संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। और ओजोन परत के संरक्षण उससे संबंधित कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसे अच्छे से याद रखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। आर्द्र भूमि संरक्षण क्या हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर नामक स्थान पर आर्द्र भूमि संबंधित एक कन्वेंशन हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को क्या करते हैं? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 या ऑप्शन डी 1986। देखिए इसके सभी ऑप्शन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक एक करके मैं बताता हूँ। तो इसका तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 1972 में। देखिए वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम आया था वो कब आया था? 1972 में। जब वन्य जीव का संरक्षण हो गया तो उसके बाद क्या लगा कि अब हमें क्या करना, वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? उसके 8 साल बाद 1980 में। कितने साल बाद? 8 साल बाद। जब वन का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण हो गया 1972 में और वन संरक्षण क्या हो गया 1980 में। उसके बाद क्या था, फिर सोचा गया कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, पूरे ही पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो उसके वन संरक्षण अधिनियम के 6 साल बाद क्या आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। और 1973 में क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। और जैव विविधता जो संरक्षण अधिनियम आया था वो कब आया था? 2002 में। इन सबको अच्छे से याद करें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बुक्सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। जो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? एस्किमो अमेजन बेसिन, ऑप्शन बी पिग्मी कांगो बेसिन या ऑप्शन सी बद्दू सहारा, ऑप्शन डी बुशमैन कालाहारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, एस्किमो जो है वो अमेजन बेसिन में नहीं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये उत्तरी ध्रुव के आसपास में जितनी ही बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ ग्रीनलैंड और पूर्व में इसके और इसके पश्चिम में जो अलास्का है और बेरिंग जलसंधि उसके आसपास में ये जनजाति पाई जाती है। और ये जो जनजाति है वो अपने कहाँ पर रहती है? बर्फ़ के घरों में रहती है। इसे क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। पिग्मी जनजाति जो कांगो बेसिन में ही पाई जाती है, यहाँ पर पेड़ होते हैं, पेड़ों पर ये जनजाति पाई जाती है। बद्दू सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है? ये भी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बुशमैन जनजाति जो है वो दीमक को चावल की तरह खाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन ए बहराइच में, ऑप्शन बी रांची में, ऑप्शन सी झांसी में या ऑप्शन डी पटना में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, झांसी में। जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? ऑप्शन ए तंबाकू, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी सोयाबीन या ऑप्शन डी रबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आती है। बाकी तंबाकू, कपास और रबर क्या है? ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद द्वारा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक उच्च सदन है और क्या है? स्थायी सदन है। ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। बाकी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष के बाद ही क्या है? ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। कि संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 24 में, ऑप्शन बी 44 में, ऑप्शन सी 25 में, ऑप्शन डी 42 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 44 में संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 ईस्वी में।
कैसे याद रखेंगे, देखो 1970 प्लस तो पता है मैं, अब 8 का कैसे याद रखेंगे हम, 4 और 4 दोनों को जोड़ देंगे तो 1978 हो जाएगा। और 42 में कब हुआ था, 42 में कब हुआ था, 4 और 2 6 कितने हो जाएंगे, 76। 1976 में 42वां संविधान संशोधन और 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि संपत्ति का अधिकार जो कि एक मौलिक अधिकार था, इसको हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। उसको कहाँ रख दिया फिर, आर्टिकल 31 से हटाकर 300 के काम में रख दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी। जो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर। और कहाँ पर स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना है, सलाल परियोजना, जम्मू कश्मीर में स्थित है। महानदी पर कौन सी है, हीराकुंड बांध परियोजना, ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। और बात कर लें कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पर कौन सी है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। कौन से प्रदेश में है ये, आंध्र प्रदेश। इसे अच्छे से याद रखें, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत का महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 76, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी यहाँ अटॉर्नी जनरल का वर्णन इसमें दिया गया है। भारत का महान्यायवादी होता है जो कि भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है और जो कि राष्ट्रपति के पर्यंत पद पर कार्य करता है, यानी कि राष्ट्रपति इसे जब चाहे इसे हटा सकता है, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। इसे अच्छे से याद रखें। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन इसमें दे रखा है, इसका कैग CAG। और बात करें 165, तो राज्य का महाधिवक्ता, जो केंद्र में क्या होता है, महान्यायवादी होता है, इसे राज्य में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। इसे रिलेट कर लें तो राज्य का महाधिवक्ता किसमें, अनुच्छेद 165 में। बात करें अनुच्छेद 124 में क्या दे रखा है, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में इसमें दे रखा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना होगी और गठन किसके तहत होगा, अनुच्छेद 124 के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारी वीडियो क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें।